हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आज फिर से आप लोगों के लिए कुछ साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेशन फ्लड किस उत्पादन से संबंधित है। ये हो जाएगा आप लोग को दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। डाइस्टेट्स एंजाइम का स्रोत किस ग्रंथि से है। डाइस्टेट्स एंजाइम का स्रोत किस ग्रंथि से है, तो ये हो जाएगा आप लोग को लार ग्रंथि से इसका संबंध है। चलिए आगे चलते हैं। मानव हृदय में कितने बल्ब होते हैं, तो ये आप लोग को दो। मानव हृदय में 2 बल्ब होते हैं। रोग प्रतिकारकों को उत्पादन करने वाला सेल कौन सा है, तो रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल ये जो आप लोग को लिम्फोसाइट्स है। चलिए आगे चलते हैं। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इसे पता होगा सोनार का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। समुद्र में डूबी वस्तु को पता नहीं, ये तो हो गया, सोनार का प्रयोग किया जाता है। समुद्री खरपतवार में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो समुद्री खरपतवार में मुख्यतः आयोडीन पाया जाता है। चलिए आगे और चलते हैं। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो क्लोरोफिल में सभी को पता है कि मैग्नीशियम पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं। मिनी माता रोग जल के किसके प्रदूषण के कारण होता है। मिनी माता रोग जल में किसके प्रदूषण के कारण होता है, तो मिनी माता रोग जल में मरकरी के प्रदूषण के कारण होता है। चलिए आगे चलते हैं। कीड़ा का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, तो कीड़ा का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। मधुमक्खियों के पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो मधुमक्खियों के पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव त्वचा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो मानव त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। चलिए आगे चलते हैं। टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो टमाटर का खाने योग्य भाग, ये क्वेश्चन कुछ अधूरा सा हो गया। चलिए देखते हैं आगे, फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे है टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो टमाटर का खाने योग्य भाग आप लोग हो जाएगा फल, भित्ति और बीजांडसम, ये दोनों है। चलिए आगे चलते हैं। नाशपाती का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो नाशपाती का खाने योग्य भाग गुद्देदार पुष्पासन है। चलिए आगे चलते हैं। अनार का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो अनार का खाने योग्य भाग रसीले बीज है अनार का खाने योग्य भाग। चलिए आगे चलते हैं। काजू का कौन सा भाग खाने योग्य है, तो काजू का आपको हो जाएगा ये बीजपत्र और पुष्पासन, दोनों खाने योग्य भाग होता है काजू का। आगे चलते हैं। नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य है, तो नारियल का हो जाएगा आप लोग को भ्रूण पोष, नारियल का खाने योग्य भाग है। आगे चलते हैं। नींबू का कौन सा भाग खाया जाता है, तो नींबू का हो जाएगा आप लोग को रसीले रोम, नींबू का खाया जाता है। आगे चलते हैं। केला का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो केला का खाने योग्य भाग हो जाएगा आप लोग को ये मध्य और अंतःफल भित्ति, दोनों केला का खाने योग्य भाग होता है। आगे चलते हैं। भिंडी का खाया जाने वाला भाग कौन सा है, तो भिंडी का खाया जाने वाला भाग हो जाएगा समूचा फल, भिंडी का खाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अमरूद का कौन सा भाग खाने योग्य है, तो अमरूद का आप लोगों को हो जाएगा ये फल, भित्ति और पुष्पासन, दोनों खाने योग्य भाग है। चलिए आगे चलते हैं। गेहूं का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो गेहूं का खाने योग्य भाग आप लोग को हो जाएगा भ्रूण पोष, सभी को पता होगा। चलिए आगे चलते हैं। अनानास का कौन सा भाग खाने योग्य है, तो अनानास का आप लोगों को हो जाएगा परिदल पुंज, अनानास का खाने योग्य भाग है। बैंगन का कौन सा भाग खाने योग्य है, तो बैंगन का आप लोग को हो जाएगा फल, भित्ति, बैंगन का खाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्लोस्ट्रीडियम क्लोस्ट्रीडियम किस रोग का कारण है, क्लोस्ट्रीडियम किस रोग का कारण है, तो ये हो जाएगा आप लोग को टिटनेस का कारण है ये। चलिए आगे चलते हैं। पक्षियों में प्रायः अंडा की संख्या कितनी होती है, पक्षियों में प्रायः अंडाशय की संख्या कितनी होती है, तो ये हो जाएगा पक्षियों में प्रायः एक अंडाशय की संख्या होती है, ये सभी को पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। क्लोरोफिल का मुख्य खनिज घटक कौन सा है, क्लोरोफिल का मुख्य खनिज घटक कौन सा है, तो क्लोरोफिल का मुख्य खनिज घटक मैग्नीशियम है। चलिए आगे चलते हैं। लिंग ग्रंथि की सामान्य क्रिया के लिए महत्वपूर्ण, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है कौन सा, विटामिन ई। चलिए आगे चलते हैं। रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है, तो रक्तदाब का नियंत्रण हो जाएगा आपको अधिवृक्क ग्रंथियों के कारण होता है। चलिए आगे चलते हैं। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो पता होगा 4% होता है, 0.03% लेते हैं और 4% छोड़ते हैं। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ये जाएगा आपको
द्विफोक्सीय लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन बी की कमी के कारण बेरी रोग होता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? तो ये हो जाएगा आप लोग को क्लोरीन जो है ये वायुमंडल का अंग नहीं है। ऊर्जा की इकाई क्या है? तो ऊर्जा की इकाई किलोवाट है ऊर्जा की इकाई। इसके बाद चलते हैं। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये आप लोग को यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है ईंधन रिएक्टर के रूप में। सीसा संचायक बैटरी का कैथोड किसका बना होता है? तो सीसा संचायक बैटरी का कैथोड जो है वो सीसा का ही बना होता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपको रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था। चलिए आगे चलते हैं। गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? ये हो जाएगा आप लोग को झींगा मछली के उत्पादन से होता है गुलाबी क्रांति का संबंध। तो आज के लिए इतना ही। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को दबा दे, जिससे कि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। गुड बाय, थैंक यू।